हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 12 बजे जो है आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अभी मैं 30 क्वेश्चंस मतलब पूरा 60 क्वेश्चंस जो है आपका सुबह में मैंने बताया था ना 17 जनवरी का जो शिफ्ट है उसका मैं पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो जिसने भी सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये मैंने इसलिए लिया था, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं इस शिफ्ट से, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा से बोला, एक बार वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, आप बाद में इसको बार बार देखिए 2x स्पीड। आप कोई काम कर रहे हैं, घर का काम या वॉक कर रहे हैं, आप ऐसे ईयरफोन लगाकर देख लीजिए, स्पीड में करके देख लीजिए, ठीक है। आपको पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आता है तो वो भी आप कमेंट कर देना कि क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। और प्लीज़ एग्जाम के बाद से कमेंट जरूर करके बताना कि कितने नंबर आए, ठीक है। अच्छा, आज अभी जो 30 क्वेश्चन करूंगी, देखती हूँ कि आप में से कितने लोग जो है 30 में से 30 नहीं तो फिर भी 25 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने दिन से हम मैराथन कर रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिनका 25, 26, 27 इतना नंबर आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है ये आपको बताना है। तो ये तो मुझे पता ही, आपको अच्छे से याद होगा। जनपद हो गया, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। देखिए, जब भी पंचायती राज की बात आए ना या फिर ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति, तो याद रखना दी जाती है, तो वो होगा ग्राम सभा द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हमेशा याद रखना कि ग्राम सभा के द्वारा जो है ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है, ठीक है। चलिए, हम 121 से हमने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 122 पे। देखिए 122 में देखिए, इसमें लिखा है कि मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मछुआरे जो हैं जब बरसात का मौसम होता है उस समय मछलियां पकड़ने नहीं जाते हैं। क्या सुनिश्चित, यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े जो जालपोत हैं, ट्रोलर, इस अवधि समय मछलियां पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि मछलियों की संख्या, आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है, नाव सुरक्षित रहे। अब देखिए, आप में से जो लोग थोड़ा बहुत जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी वो आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे, बट जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यही सोचेगा कि कहीं नाव को सुरक्षित रखने के लिए या फिर मछलियां इस समय पे जो बड़े जालपोत हैं इस पकड़ सकते हैं। जी नहीं, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मछुआरों का काम क्या होता है? मछलियां पकड़ना। और उनको पता है कि जो मछलियों की संख्या है, वो आबादी जिसे हम संख्या बोलते हैं, वो कम ना हो, क्योंकि उनका प्रजनन होना भी तो जरूरी है। जब प्रजनन नहीं होगा तो मछलियां बढ़ेंगी कैसे? कैसे उनकी संख्या बढ़ेगी? और वो होता कब है? तो वो होता है मानसून के समय पे। इसीलिए ये लोग मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए कहां पर है? यहाँ पे है, तीसरा पे है। तो ये रीजन याद रखना, क्यों? क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है, इसीलिए मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते हैं। समझ में आया? चलिए 123 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, मतलब कभी कभी जीवन यापन करने के लिए उनको उधार लेना ही पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए। जो भी ग्रामीण परिवार से उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर आप उनके काम को देखें या फिर आप उनके आजीविका के स्वरूप में देखा जाए, तो चलो देखते हैं। उनकी खपत अधिक है? जी नहीं, वो तो बहुत ही कम खर्चीले होते हैं। आप देखिए ग्रामीण परिवार, बट ऐसा नहीं है ना कि जो किसान है या जो मजदूर है बहुत मेहनत करते हैं बट उनको पैसा बहुत मिलता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वे आलसी हैं। अच्छा, वो आलसी नहीं होते, बल्कि उनसे ज्यादा काम कोई भी नहीं करता है। बरसात हो, ठंड हो, धूप हो, वो लगे रहते हैं खेत में, ग्रामीण परिवार, ठीक है। और परिश्रमी नहीं है, ये बात एकदम गलत, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता है, ना ही उनकी खपत अधिक है। साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसा समय आता है कि जब उनको मजदूरी जो है करने के लिए भी कोई काम नहीं मिलता है, ना खेतों में काम करने के लिए मिलता है, तो फिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? उनको उधार लेना ही पड़ेगा। उनके परिवार के सदस्य गाँव से बाहर पलायन कर जाते हैं, अच्छा, और घर में पैसा नहीं भेजते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बाहर चले गए हम पैसा नहीं देंगे। इसका रीजन यही है कि कई बार आपके सामने ऐसा समय आएगा जब कोई भी काम उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी अवधियां आती हैं, तो आपको उधार लेना पड़ता है। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप अब थोड़ा सा बस दिमाग यूज कीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे। अब 124 देखिए, लिखा है कि एन एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स चूज देयर एमएलए इज कॉल्ड। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं क्या कहलाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र।
ठीक है, आसान था। अब आप बताओ, क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो क्षेत्र में क्या आएगा? निर्वाचन क्षेत्र ही तो आएगा, जहां पर चुनाव होगा, जहां पर वोटर अपना विधायक चुनते हैं। अब जिला परिषद, नगर निगम, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप इस वर्ड से भी अपना आंसर निकाल सकते थे कि क्षेत्र की बात हो रही है तो निर्वाचन क्षेत्र होगा। तीसरा, किसी की बात नहीं हो रही कि किसको आप जिला परिषद कहेंगे, किसको निगम परिषद, किसको नगर निगम, तो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए, ये क्वेश्चन आसान था, बट एक बात है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ना हमसे ज़्यादा गलती होते हैं, क्योंकि एक तो फैक्ट होता है, तो जल्दीबाजी में भी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 क्वेश्चन करने हैं ना, 125। आप नंबर पे ध्यान दीजिएगा। चलो 125 का देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि संचार माध्यम की भूमिका, आप जानते हैं, मीडिया के संदर्भ में इस पे विचार करो, सही विकल्प का चुनाव करो। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित करते हैं। जी हाँ, जिस पर ज्यादा टीआरपी मिलेगी। अभी आपने देखा ही होगा, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान का मामला चल रहा था, इसको कितना ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि टीआरपी यहाँ से ज्यादा मिल रही थी। बात एकदम सही है। संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्री में कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होते हैं। यस, ऑफकोर्स होते हैं। न्यूज मीडिया में आप देखिए ना किस तरीके की बातें चल रही हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि पूरी जो न्यूज़ चैनल वो बीएड या बीटीसी के बारे में कुछ बोले कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जॉब नहीं आ रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो ये तो होता ही है। बात दोनों ही सही है। तो चले जाएंगे हम तीसरे के साथ, 126। देखिए, जीविका के आधार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है? तो जीविका के मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो ये है जीवन का अधिकार, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। इसमें तो आपको समानता का अधिकार, आने जाने की नहीं, बात किस चीज की हो रही है? यहां पर जीविका के आधार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? जीवन का अधिकार, तो ये हो जाएगा, इसी के रूप में स्थापित किया गया, तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक, तो चलिए 127 का क्वेश्चन देखिए। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट लीड्स टू, सबसे पहले तो कहीं पर भी धर्म को लेकर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि देखो, हम धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पर हम जो है हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, आप जानते ही हैं। तो राज्य से अगर आप धर्म का पृथक्करण कर दो, मतलब उसको अलग कर दो, राज्य से धर्म, सभी इंसान है, सभी का धर्म समान है, ऐसा नहीं, किसी एक धर्म पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये किस ओर लेकर जाएगा? सबसे पहले क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, जो भी ट्रायनमी होती है, मेजोरिटी में बहुसंख्यक जो भी विवाद होते हैं उसको रोकेगा, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके उल्लंघन को रोकेगा, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, अच्छे से काम होगा डेमोक्रेटिक पे, यही होगा। प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ कम्युनल राइट्स, ये नहीं, केवल ए बी सी यहाँ पे सही होंगे। अभी हिंदी में अच्छे से समझा देती हूँ, देखिए। यहां पर बात हो रही कि राज्य से धर्म का पृथक्करण, कोई भी राज्य है, अगर आप वहां से धर्म का पृथकीकरण करते हैं, अलगाव करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो ये हमको किस ओर ले जाएगा? बहुसंख्यकों की निरंकुशता से बचाव की ओर लेकर जाएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाव करेगा, राज्य की लोकतांत्रिक कार्यविधि की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक हम कंट्री में रहते हैं, आपको पता ही है। धर्मनिरपेक्षता का ही मतलब है कि आपके लिए सारे धर्म बराबर हैं। बाकी ये नहीं कि आप सामुदायिक दंगों की घटनाओं पर रोकथाम करें, जी नहीं। तो ए बी सी, ठीक है, पहला हो जाएगा। चलिए, अब 128 पे आते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे बोलना चाहूंगी, सुबह एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, बाह्य मंडल वाला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। इसमें कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि ए वाला और बी दोनों ही गलत हैं, बट अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर ना लिखा था कि थर्मोस्फीयर में जो है सारे मौसमी घटनाएं होती हैं, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि मौसमी घटनाएं तो हमारी ट्रोपोस्फीयर में होती है, आप सभी जानते हैं, तो ए गलत हो गया। बट बी में उसमें थर्मोस्फीयर की ही बात की थी कि थर्मोस्फीयर क्या करता है, रेडियो तरंगे वाली बात हुई थी उसमें, तो बी तो सही होगा ना, बट ए गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वैसे मैंने उनको आंसर तो दे दिया है, बट फिर भी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए 1 से 2 बार देखिए, एक बार में समझ नहीं आएगा। तो चलो 128, यहां पर देखो, निम्न में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो चलो देखते हैं। न्याय प्रणाली कौन करेगा? जस्टिस, न्यायाधीश तो ऑब्वियस ही बात है, पुलिस भी, सबसे पहले तो लोग पुलिस के ही पास जाते हैं, और वकील भी। यहाँ ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तीनों की ही भूमिका है, तो हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है। चलिए 129, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, याद रखिएगा। देखिए, किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? किस संगठन की बात हो रही है?
ठीक है, तो किसने किया है? तवा, बताओ तवा मत्स्य संघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मैंने बताया है। स्वस्थ फाउंडेशन, सफाई कर्मचारी आंदोलन, आरोग्य सेवा। याद रखना इसका बेड़ा किसने उठाया है? तो सफाई कर्मचारी आंदोलन। तो इन्होंने जो है उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 130। अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कानून के संदर्भों में ए तथा बी को पढ़ो, मतलब ए को पढ़ो और बी को पढ़ो तथा पहचानो कौन सा कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है, और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चलो देखते हैं किस बात की हो रही। कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, इस चीज की बात हो रही है। पहला लिखा है कि ऐसे कानून जो निश्चित करते हैं कि फैक्ट्रियां हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करेंगी। क्या ये हितों की रक्षा होगी? आप मुझे बताइए कि ये जो फैक्ट्रियां हैं वो हवा या पानी को तो ऑब्वियस ही बातें करती हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सही विकल्प का चयन करना है। कार्य स्थल पर बाल मजदूरी रोकने वाला कानून, ठीक है। विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुरक्षित करने वाले कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केवल सी, ठीक है, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे सी भी होना चाहिए था, इन्होंने ए तथा बी को ही लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसलिए आप पहले तो क्वेश्चन पहचानो पूछ क्या रहा है। कानून के संदर्भ में कानून उपभोक्ताओं के हितों की बात हो रही है, ठीक है ना, कि हितों की रक्षा करता है। तो ये करेगा ना कि विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने वाला कारक। जैसे कि एक बार इंग्लिश में दिखाना चाहूं, देख लीजिए। तो 130 का देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या चीजें सही होंगी। तो यहां पर लिखा है ए एंड बी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ आइडेंटिफाई विच लॉ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की बात हो रही है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस, लॉ एंश्योरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो केवल सी इसमें सही है, और इसीलिए जब आप सी यहां पर देखते हैं तो आपको नीचे भी आना पड़ेगा, और फिर जब यहां पर आप आएंगे तो आपका सी यहां पे मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है बनाया जाता है लंबा चौड़ा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। चलिए, कंज्यूमर्स की बात हो रही थी इसलिए वो सही हो जाएगा। अब आ गए हम 131 पे। अब देखो 30 से 40, मतलब 60 में से आपके 40 तो हो गए एसएसटी वाले, जो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, और 20 पेडागोजी, वो भी तो आएगा ना। तो वो भी बीच बीच में इन्होंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो 131, इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे। बात एकदम सही है। आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करे। भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करके विद्यार्थियों को सक्षम बनाए। बात तीनों सही है, हम जाएंगे तीसरे के साथ। बहुत अच्छी बात लिखी है तीनों में, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। कल आपको टैग वर्ड्स मिल जाएगा, ऐसा टैग वर्ड्स जो कि हर एक सब्जेक्ट में काम है। तो कल का वेट कर लेना, ठीक है। चलिए 132 देखिए, लिखा हुआ है, दो कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। यहां पर लिखा है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है। जी हाँ, कल्चरल बैकग्राउंड, आपका लैंग्वेज, आपका कलर, हर एक चीज जो है देखा जाता है क्लास में। इससे होता है नहीं कि अरे अच्छा तुम्हारी ये लैंग्वेज है, तुम्हारी भोजपुरी, मराठी, ये सारी चीजें होती हैं, जिसको एक टीचर को जो है बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ अच्छे से उनको डील करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को गलत दिखाकर सही का निर्देश देकर शिक्षकों को जी नहीं, कभी भी हमको बच्चों को गलत नहीं दिखाना है। यहीं पे लाइन खत्म, आगे पढ़। हर हाल में आप बच्चों को कभी ये मत बोलो कि तुम गलत हो, नहीं, आप उसको समझाइए। कई बार आपने देखा होगा कि पूरे क्लास के सामने किसी एक बच्चे को उठाकर उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, तो फिर उस बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा तो गलत है, केवल पहला सही है। हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है। अभी आ गया 133। 133 देखिए, यहां पर देखिए, एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संप्रेषण थीम पर चर्चा करते हुए, किसकी बात हो रही है? मानवीय वातावरण। आप निम्नलिखित सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ इसको जोड़ सकते हैं? तो चलो देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ, जी नहीं। बात किस चीज की हो रही है? बात तो मानवीय वातावरण और बस्तियां, परिवहन की बात हो रही है। तो ये कहां से आ गया?
उसके बाद से लिखा है कि ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ, जी हाँ ये होगा ही। पंचायती राज के साथ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कोई आपका चुनाव या पंचायत ऐसी चीजें नहीं चल रही है। हमको वहां पर देखना है कि मानव का जो वातावरण है, जिसमें बस्तियां हैं, परिवहन है, संप्रेषण है, इस पे चर्चा करना है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जोड़ सकते हो, थीम की बात हो रही है। थीम अलग अलग निकलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे थीम निकलते हैं, सफाई अभियान हो गया, ऐसी ही चीजें हैं। उसके बाद से ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, तो डी। तो हमारा राइट आंसर है 4, बी एंड डी। ठीक है, चलिए हो गया हमारा 133। क्वेश्चन नंबर भी आप देखते जाइएगा ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कितने क्वेश्चन हो गए। और नीचे वाले आंसर पे कभी ध्यान मत देना, ये गलत होते हैं। ठीक है, अब आ गया 134। चलो आंसर जरूर बताना। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्न विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको समानता पे करना चाहिए, समता पे करना चाहिए, न्याय पे। ये रूढ़िवादिता को तो हमको चुनौती देनी है ना। रूढ़िवादी तो सबसे गलत चीज है, ये तो हो ही नहीं सकता है सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आपके स्ट्रेस को कम करे एग्जाम में, इसलिए आपको सब पे ध्यान देना है। अब ये है 135। देखिए कितने लंबे चौड़े क्वेश्चन है। 135 लिखा है कि एक उदाहरण है निम्न में से कौन सा बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का, ताकि वे जिए गए अनुभव के माध्यम से सीख सके। अच्छा, मतलब कि जो अनुभव जितने भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके माध्यम से बच्चा सीखे। तो ऐसी कौन सी गतिविधि में आप बच्चों को संलग्न करेंगे? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सिखाना। जी हाँ, कि देखो ऐसे सहकारी आंदोलन चलता है तो आप वहां पे अपने विद्यालय में ऐसी दुकान चलवा दो। दूसरा लिखा है कि विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना। ये भी हो सकता है, ये गतिविधियां ही तो है। यहाँ पे बच्चा जिएगा, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखेगा भी। एक लेख पढ़कर डाकघर के बारे में सिखाना। जी नहीं, यहाँ पे बच्चा पैसिव हो जाएगा। लेख पढ़ा रहे हो, हम कभी भी कोई भी चीज कब सीखते हैं? अभी जैसे कि मैं आपको एक ना थोड़ी सी क्लिप दिखा दूं कि देखो ये जो है ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़की है, ये देखो गाड़ी कैसे चला रही है। आप उससे सीखेंगे, इससे नहीं सीखेंगे। अगर मैं आपको खुद ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ करवाऊं तो आप सीखेंगे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। ये होती है चीज। ठीक है, तो सी तो होगा ही नहीं। उसके बाद से लिखा है एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा एवं युद्ध क्षेत्र में अनुभव को बनाना। जी हाँ, परिचर्चा कराओ, फिर युद्ध क्षेत्र में उन अनुभवों को बनाओ। तो ये बात सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, डी होगा। तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 136। विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कथा वचन तो कभी नहीं कराएंगे। निबंध में बच्चा पैसिव हो जाता है। प्रश्नोत्तर में आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चा तो प्रश्न पूछ नहीं रहा है, तो बच्चा तो ऐसे ही पैसिव हो गया। तो उनके पूर्व ज्ञान को हमको सामने लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? विचार मंथन करवाऊंगी। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दूंगी कि जहां पे बच्चे का विचार मेरे सामने है। इससे मुझे पता चलेगा, अच्छा इस टॉपिक, जैसे कि मैं बच्चे से बोलूँ कि ये बताओ पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, तो बच्चा अपना विचार देगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 137 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना आप ये किसके साथ संबंध है? क्या ये विवेचनात्मक परिप्रश्न है, बोध है, विश्लेषण है, कौशल है? एक बात याद रखना, मानचित्र पर आप किसी भी स्थान को ढूंढ रहे हैं तो ये आपने एक स्किल सीखी है। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी पूरा इंडिया के मैप में ये पता ही नहीं है कि गुजरात कहाँ पे है, मुंबई कहाँ पे है, कर्नाटक, ठीक है, उड़ीसा कहाँ पे, एक नहीं पता है। तो ये कौशल है, ये स्किल है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, चलिए 137 हो गया। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता ना तो आप ये कौशल तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, आप यही लगा देते विश्लेषण। ठीक है, मैं जानती हूं, बट इसका राइट आंसर है 4। हमारा हो गया 137। अब हम आ गए हैं 138 पे। देखिए, मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी? न्यूनतम की बात हो रही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ना न्यूनतम अब डाल दिया एग्जामिनर ने। यहां पर देखिए, देखो लिस्ट मीनिंगफुल, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है बट सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट किसका है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलो देख लेते हैं कि न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। देखो, सचित्र उदाहरण का प्रयोग करो,
बच्चों को सिखाना है तो एग्जाम्पल के साथ आप सिखाएंगे, वो भी डायग्राम के साथ बच्चा सीखेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा कोई अन्य अधिकार को देखने के लिए भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करो, ये भी बात सही है। नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ो, जी हाँ, नए नए विचार को पहले से जो ऑलरेडी है उसके साथ कनेक्ट कर दो। सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुस्मरण करने को प्रोत्साहित करना। मैं अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं पहले ही देख लेती हूँ कि टैग वर्ड्स कुछ मेरे काम का है कि नहीं। जैसे यहाँ पे स्मरण आया तुरंत ये आपका सबसे कम हो गया, क्योंकि हम स्मरण याद करने रटाने पे फोकस नहीं करते हैं। तो न्यूनतम कौन सा है, यही है। बस आपको भी ऐसे ही करना है, स्मरण करना हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। चलिए, और एक चीज और है, कल भी आपको क्लासेस मिलेंगी, हिंदी की भी क्लास मैं सोच रही हूँ कि कल दे दूं आप सभी को। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस अध्ययन पर परिचर्चा करता है। तो अधिगम के कौन पहलू पर वह बल दे रहा है? मतलब जैसे कि मिड डे मील है, दोपहर में बच्चे लंच कर रहे हैं, वहां पे उनको आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्य की जो भारत राज्य का जो है रूस के साथ केस अध्ययन कर रहा है, ठीक है। देखिए, भारत का रूस के साथ, तो वो अधिगम के किस पहलू पर बल दे रही है? क्या वो समझा रही है? स्मरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, काट देना तुरंत। दूसरे देशों की संस्कृति की नहीं, हम कोई दूसरे देश की कल्चर का प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं साक्ष्यों के माध्यम से, तुलना करने में भेद दिखला, हम दिखा रहे हैं कि देखो हमारा उस राज्य से, उस देश से हमारा देश कैसे अलग है, भेद दिखाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं, बस इतना ही काम है। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 140। और 10 क्वेश्चन अभी और बाकी, अभी 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं, ओके। एक सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त और माता को कार्यालय जाते हुए दिखाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जो है घर का काम करती हैं, बाहर का काम हमारे फादर करते हैं। यहाँ पर एक अलग ही है कि मम्मी जो है वो बाहर का काम कर रही है और फादर जो है वो घर का काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और कुछ काम जो है महिलाओं को बता दिए जाते हैं कि यही तुम्हारा धर्म है, अगर तुमने ये काम किया तो तुम बहुत अच्छी हो। आपने देखा होगा ये सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे एकदम उल्टा है। ये क्यों हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ कर रहा है, मतलब और मजबूत कर रहा है स्टीरियोटाइप को? बिल्कुल भी नहीं, ये लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर रहा है। यस, जी हाँ, ऐसा करके ये समाप्त करेगा और ये दिखाएगा कि कोई भी काम जो है किसी की पहचान नहीं है, कि ये काम बटा नहीं है कि ये काम लड़की, घर का काम लड़की करेगी, बाहर का काम लड़के, जी नहीं। तो ये इस चीज को समाप्त कर रहा है, बात एकदम सही है। ये इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इक्वालिटी को प्रोत्साहित कर रहा है कि लड़का और लड़की होने से पहले हम एक इंसान है, जेंडर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब इंसान है, सबके अंदर काबिलियत है, बस ये इसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा बी और डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, 141 देखिए कितना अच्छा है, पेडागोजी के क्वेश्चंस, आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। इसमें देखिए, एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाए छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी वेस्ट हो जाता है। अब उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती है। वह किस शैक्षिक तरीके का उपयोग कर रही है, ये क्वेश्चन है। देखिए, आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश भी दिखाई देती हूँ, तब तक देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम घर में भी, इवन अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो वो उतना वैल्यू नहीं करते हैं पानी का, उनको लगता है अरे ठीक है। बट वहीं अगर आपको कहीं पर पानी ना मिले, किसी दिन पानी ना आए, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है अरे पानी तो कितना ज़्यादा वैल्यू है, पानी कितना कीमती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आप उनको कैसे समझाएंगे, बस यही पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अब मरुस्थल में जीवन की कहानी उनको सुनाऊंगी तभी तो वो समझ पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, वृत्तांत उपागम करूंगी, अवलोकनात्मक, ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व हमको नहीं करना, नहीं करना है, हमको दिखाना है बच्चों को। ना ही मैं कोई समस्या समाधान लेकर आऊंगी, ना ही मैं व्याख्यान, तो वैसे भी सही नहीं हो सकता है, यहाँ बच्चे पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है कि पानी के संरक्षण को समझाने हेतु अगर मैं मरुस्थल में जीवन की कहानी उन्हें सुनाती हूँ तो ये मेरा कौन सा तरीका है, ये है मेरा वृत्तांत उपागम, पहला सही होगा, ठीक है। इंग्लिश भी देख लो, ये एक नैरेटिव मेथड है। चलिए, फिर से जेंडर का ही क्वेश्चन है, सीटेट में जेंडर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित मतलब जेंडर आधारित प्रकरण पढ़ाते समय कौन सी रणनीति अत्यधिक अति उपयुक्त होगी, ये आपसे पूछ रहा है।
तो संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए आप बच्चों को परिचय दे दो। जी नहीं, ये कौन सा काम है? पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाओ, ये तो फॉर्मेलिटी है। दूसरा है कि आप वाद विवाद करवाओ, डिबेट करवाओ, परिचर्चा में बच्चे भाग लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, अगर मेरे को कोई ऐसी टॉपिक पढ़ानी है ना, तो ये नहीं कि मैं रट्टा लगवा दूँ। जी नहीं, डिबेट करवाइए ना, वहाँ पे बच्चों की सोच पता चलती है, उन बच्चों को लगाए रखो। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर चेतना बढ़ाने वाली नहीं, अधिगमकर्ताओं को विकिपीडिया, जी नहीं, ये सारे सोर्सेज बच्चों को निष्क्रिय बनाता है। सबसे बेस्ट होगा हमारा दूसरा। और एक चीज याद रखो, ये वाद विवाद और परिचर्चा एक पॉजिटिव वर्ड है, आप इसे पहचान सकते हैं आंसर। चलिए, यही होते हैं टैग वर्ड। ये क्वेश्चन तो देखो फिर से पूछ लिया है, रिपीट किया है ये क्वेश्चन। इसमें लिख रहा है कि ध्यान से देखिएगा, फिल्में में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए एवं समूह में नृत्य करते हुए दिखाती हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? आपने देखा होगा जो ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पर देखिए क्या फिल्म में ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है कि जो ट्राइबल्स हैं वो केवल क्या करते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं और वो डांस करते हैं। ऐसा करने से आप क्या कर रहे हो, आप जो है क्रिएट कर रहे हो स्टीरियोटाइप्स ऑफ ट्राइबल्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादी सोच को आप क्रिएट कर रहे हो, परिणाम दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, जो कि नहीं करनी चाहिए। बस यही है इसका आंसर। हम यहाँ पर कोई उनका कल्चर नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, ना ही मैं उनकी दुर्दशा की और विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ अगर मैं अपनी फिल्म में ऐसा चीज़ें दिखाऊं, ना ही मैं कोई उनकी प्रोत्साहन करूँ। जी नहीं, इससे तो जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बनाना होगा ना। मतलब मैंने खुद बनवा दिया कि ये देखो ये ऐसे होते हैं, बाकी उनका जो परिश्रम है वो कोई नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया राइट आंसर 4। चलिए 145 देखते हैं। इसमें है कि प्रथम से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले वही एक ऑर्डर बताइए। जो प्रोजेक्ट है हम स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। एक चीज बता दे रही हूँ, याद रख लो। सबसे पहले आप नियोजन करोगे, साक्षात्कार करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, प्रस्तुत करोगे। सही चीज याद रखो, गलत पे तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। आपको अरेंज करना है द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे बेस्ड। जो सर्वे होता है ना, वैसा हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट में कैसे स्टार्ट होगा, जब भी आप सर्वे करते हैं जो भी प्रोजेक्ट है, तो हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, मतलब लोगों के बारे में जानने के साक्षात्कार करेंगे, देन आप उसको रिकॉर्ड करके लास्ट में आप प्रेजेंट करते हो। तो इंग्लिश में काफ़ी आसान हो जाता है समझना, तो तीसरा सही हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। चलो यहां पूछ रहा है कि जीवमंडल क्या है। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता का पता लगाने के लिए है। तो किस क्षमता का है बताइए। व्हाट इज अ बायोस्फीयर, दिस क्वेश्चन सीक्स टू फाइंड द। अब इसमें से बहुत से लोग क्या करेंगे ना, तुरंत एनालाइज लिख देंगे, उनको लगेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, विश्लेषण, अच्छा टैग वर्ड है। बट आप बताओ, मैं आपसे पूछूं जीवमंडल क्या है, ये तो रट्टा लगाने वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कौन सा अपने दिमाग पे जोर डाल दिया। तो ये क्या है, ये स्मरण करने वाला है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा सीटेट। ये स्मरण करने वाला है, ठीक है। चलो ये देखने के लिए किसने कितना, कौन कितना जो है चीजें याद रख सकता है। 147 देखिए 147 में है कि निम्न में से इकाई योजना के शिक्षण के समय संकल्पनात्मक जो समस्याओं को पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। एक बार इंग्लिश भी दिखा देती हूँ, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स व्हाइल टीचिंग अ यूनिट प्लान। जब आप कोई यूनिट प्लान पढ़ाते हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स व्हाइल टीचिंग अ यूनिट प्लान, मतलब कि इकाई योजना के शिक्षण के समय जो हमारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होता है उसको पहचानने में शिक्षक की सहायता करेगा। इसमें से कौन सा करेगा ये आपको बताना है। तो देख लो, बताओ। चलो बताती हूँ, देखिए। तो वो आप बताओ, इसमें से सबसे अच्छा आपको टैग वर्ड कौन सा लग रहा है इसमें से, क्या लग रहा है आपको। तो है रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, हर दिन बच्चे का आकलन कर रहे हो, हर दिन बच्चों की जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है उसको पहचान रहे हो, उनकी संकल्पनात्मक समस्याओं को पहचान रहे हैं हर दिन। ये मदद करेगा रचनात्मक आकलन। योगात्मक तो तिमाही छमाही होता है, सेल्फ में कुछ नहीं होगा, ना ही कोई पीयर, क्योंकि आप ज़्यादा उससे जानते हैं ना, तो आप उसका अच्छे से समझ पाएंगे कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट्स वाई हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2
फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, चलिए अब हम आ गए 148 पे। विविधता एवं भेदभाव मतलब डाइवर्सिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। अब इसमें से आपको बताना है क्या सही है। यहां पर भी देख लो, एक बार इंग्लिश वाला देख लो, ठीक है। तो इसमें अरेंज करना है द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम। तो आपको इसको अरेंज करना है एक तरीके से। तो चलो, ऐसे क्वेश्चंस ही करने में मजा आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर करेगा। सबसे पहले आप देखिए कि आपको डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन पर इकाई के अंत में मतलब लास्ट में 3 विद्यार्थी हैं, उनके अधिगम प्रतिफल नीचे दिया गया है, ये रहे 3 विद्यार्थी। उसके बाद से आप न्यूनतम से आरंभ करते हुए विद्यार्थी को उनकी सक्षमता के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब सबसे कम, फिर उससे फिर सबसे लास्ट में सबसे अधिक वाला, ऐसे मिनिमम से स्टार्ट करना है। तो चलो देखते हैं। देखिए, तो इसमें पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी ए इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे अंतर्निर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है अगर भेदभावों को रोक दिया जाए। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम है। विविधता एवं असमानता के बीच में भेद करने में सक्षम है। तो आप बताओ, इसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट आपको कौन सा लग रहा है? सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी पूर्वाग्रह है, जो भी रूढ़िवादिता की है व्याख्या, मैंने पहले ही बताया व्याख्या उतना अच्छा वर्ड नहीं है, आप इसे पकड़ सकते थे। तो बी तो सबसे कम है। तो कहां पर है बी? ये देखो, एक सही आंसर आ गया आपका। उसके बाद से आप देखो अंतर करने में सक्षम है। और सबसे अच्छा क्या है कि ये चीज कि अगर इनकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे अंतर्निर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है अगर भेदभाव को रोक दिया जाए। मतलब भेदभाव को रोक दो, ये तो कितनी कल्याण की ओर जाएगी, ये चीज है। तो व्याख्या से आप पकड़ सकते थे कि ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो बी तो होगा ही हर हाल में पहले। तो यही हमारा सही हो जाएगा। 149 देखिए, निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को एक अवसर देगा? तो भारतीय संसद में प्रश्नकाल की व्याख्या करो। यहां पर आपको सोचना समझना नहीं पड़ रहा है। लेखपाल की भूमिका, जमीन नापना है, रिकॉर्ड करना है, यहां पर कौन सा आपको दिमाग लगाना है? अगर आप एक निगम पार्षद होते तो कौन से 2 मामलों में को आप वरीयता देते? मतलब अगर आप वार्ड काउंसलर होते तो आप इसमें से किस 2 कामों को प्रायोरिटीज करते? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट यही है कि जैसे होता है ना कि अगर आपको सीएम बना दिया जाए तो आप ऐसे कौन से 2 बदलाव करेंगे? शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 60 क्वेश्चन है। और फाइनली ये दोबारा से क्वेश्चन जो है एक ऐसा रिपीट हुआ है। चलो देखते हैं। घूर्णन और परिक्रमा से संबंधित अवधारणाओं पहचानने के लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है तो यह किस प्रकार का आकलन हो सकता है? तो अच्छा, इस नीचे भी दिए गए, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये किस लिए, कौन सा आकलन हुआ? क्या ये योगात्मक है, नैदानिक है, स्व है, अधिगम के लिए है? देखिए, बात किस चीज की हो रही है? घूर्णन और परिक्रमा से संबंधित अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पहचानना है। इसके लिए शिक्षक एक परीक्षा देता है। तो ये क्या है? ये एक नैदानिक आकलन है और ये एक अधिगम के लिए आकलन है। योगात्मक नहीं है। योगात्मक आपको पता है हमेशा नहीं होता है, तिमाही छमाही होता है। सेल्फ असेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक कर रहा है ना, शिक्षक परीक्षा देता है। स्व आकलन का मतलब आप खुद का आकलन कर सकें, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बचा क्या? नैदानिक, जिसमें आप बच्चे की कठिनाई का पता लगाएंगे ना, जो भी बच्चा सीख रहा है, फिर उसके बाद से आप उसका अधिगम के लिए आकलन करेंगे। तो बी एंड डी। और इंग्लिश में एक चीज दिखा रही हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे बेस्ट तो डायग्नोस है, हम पहचानते हैं। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक। और रचनात्मक आकलन अपने आप में ही बेस्ट होता है। तो हमारा हो जाएगा बी एंड डी 4। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके नीचे हिंदी के क्वेश्चन हैं जो कि कल मैं करा दूंगी। सो ये क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बस आपके नंबर हर हाल में आना चाहिए। मेरे को आपका नंबर चाहिए, वो भी 40 से ऊपर। 40 से नीचे किसी का भी नंबर नहीं आना चाहिए 60 में से। अगर आप एक बार 40 क्रॉस कर गए तो पेपर हर हाल में पास होगा। पेपर 2 इतने दिन से पढ़ा रही हूँ आप सभी के लिए ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।